नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे अदलिया से जुड़ी एक बड़ी ख़ास बड़ी अहम ख़बर है। और ख़बर यह है कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की नाअहली, हम ख्याल जजेस की नई चाल। इस ख़बर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी दौरा लाहौर में उन्हें पंजाब हुकूमत की तरफ से क्या बड़ा सरप्राइज़ मिला है, इस पर भी हम बात करेंगे। तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया यू टर्न, इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले 3 सीनियर जजेस में उनका शुमार था और उनके ख़िलाफ़ मुबैना जाली डिग्री के मामले पे अब तो डिग्री से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आ चुका है। लेकिन उनकी डिग्री को जवाज़ बना के, बुनियाद बना के, एक तो उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर किया गया। अभी वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेंडिंग ही था कि मियाँ दाऊद एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहांगीरी साहब की नाअहली के लिए उनकी क्वालिफ़िकेशन को चैलेंज करते हुए को वारंटों की रिट पिटिशन दायर कर दी। अब इस रिट पिटिशन में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोक दिया, तो जुडिशल वर्क से रोकने के अदालत के ऑर्डर पे आईनी बेंच ने जो है वो फ़ैसला कलअदम करार दिया, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की एप्लीकेशन पे, और लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया कि आप जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो को वारंटों की पटिशन है उसको डिसाइड करने से पहले आप उस पटिशन के काबिल समात होने का फ़ैसला करेंगे। तो काबिल समात होने का फ़ैसला भी हो गया, रिकॉर्ड भी HEC के ज़रिए कराची यूनिवर्सिटी से जो है वो समन कर लिया गया, कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को भी बुलाया गया। और फिर जो 15 नहीं 18 दिसंबर को जो समात हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो समात जो है तारिक महमूद जहांगीरी साहब के लिए बड़ी तबाहकुन, फैसला कुन और आखिरी समात साबित हुई, जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब के वकला बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद को, उसके साथ साथ अकरम शेख साहब को, लेकिन ख़ास तौर पे जो उस रोज़ अदालती कार्रवाई के मरकज़ निगाह थे वो कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे। रजिस्ट्रार ने आके बताया कि डिग्री से मुतल्लिक हक़ाइक़ क्या हैं, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जहांगीरी साहब से मुतल्लिक डिवीज़न बेंच ने जो फ़ैसला दिया उसमें को वारंटों की पटिशन को एक्सेप्ट करके जज साहब को ओहदे से हटाने का जो है वो ऑर्डर जारी कर दिया गया। अभी वो मुख्तसर फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है, जो तफसीली फ़ैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा। अब इस फैसले के ख़िलाफ़ तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अपील दायर करनी है। अपील के लिए इम्कान यही है कि जो मुनीर मलिक साहब का जो चैम्बर है और बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद या मुनीर मलिक साहब ख़ुद भी कौंसल के तौर पे आ सकते हैं। मैंने आज एक सोर्स से रब्ता करके जानने की कोशिश की, मेरा उनके साथ रब्ता नहीं हो सका, लेकिन अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि कल ये जो नाअहली जज साहब को जो ओहदे से हटाया गया है, इसके ख़िलाफ़ जो अपील है वो वफाकी आईनी अदालत में दायर कर दी जाएगी। अब यहाँ पे नाज़रीन एक और क्वेश्चन मैं उठाना चाहूँगा। बिल्कुल ये अपील जो है वफाकी आईनी अदालत में दायर होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले आपको याद होगा कि जब 27वीं आईनी तरमीम पास मंजूर हुई थी पार्लियामेंट से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने उस 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास 27वीं आईनी तरमीम के बाद कोई अख्तियार आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तें सुनने का कोई अख्तियार नहीं बचा था। अब वो 4 जजेस तो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी वफाकी आईनी अदालत में, उसको उन्होंने परसू भी नहीं किया था। तो जहांगीरी साहब जा रहे हैं वफाकी आईनी अदालत में। क्या जहांगीरी साहब भी सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करेंगे जैसे इनके साथी जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आईनी दरख्वास्त दायर कर दी थी, और जवाब ये पेश किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में ही, क्योंकि वो तो बेनिफिशरी है वफाकी आईनी अदालत 27वीं आईनी तरमीम की, तो हमारी दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी जाए। भाई सुप्रीम कोर्ट में सुनने के लिए जुरिस्डिक्शन भी चाहिए, वो जुरिस्डिक्शन उसके पास है ही नहीं, तो सुनी कैसे जाएगी। तो कल ये दरख्वास्त जो है वो दायर होने का इम्कान है अपना वफाकी आईनी अदालत में। वो अभी आपको पता है कि वफाकी आईनी अदालत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही काम कर रही है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कल एक और डेवलपमेंट होने का इम्कान है। जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के जो तोशाखाना 2 केस में कन्विक्शन के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं, ये अपीलें भी
दो अलग अलग अपीलें, एक इमरान खान साहब की, एक बुशरा बीबी साहबा की, जो लीडिंग काउंसिल हैं सलमान सफदर साहब जो हैं, उनकी अप्रूवल के साथ ये अपीलें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी, जिसमें एक तो अपील के साथ ये कहा जाएगा कि फौरी तौर पे जो एक स्टे की जो एप्लीकेशन होती है उसमें कहा जाएगा कि जो सज़ा है उसको सस्पेंड किया जाए, मुअत्तल किया जाए। दूसरा, इस दरख्वास्त में ये कहा जा रहा है, जो अब तक चीज़ें सामने आई हैं, कि जो ट्रायल कोर्ट ने शुएब अब्बासी जिन्हें वादा माफ़ गवाह बनाया गया था और उन पे जो इन्हिसार करके कन्विक्शन दी गई है, वादा माफ़ गवाह के बयान के ऊपर जो है वो इन्हिसार नहीं किया जा सकता। और अपीलों में कहा जाएगा कि जो वादा माफ़ गवाह है उसे गैर कानूनी तौर पे जो है वो अप्रूवल बनाया गया है। और साथ में नाज़रीन कुछ और भी पॉइंट उठाए गए हैं, लेकिन अगर हम वादा माफ़ वाली बात करें तो ट्रायल कोर्ट ने तो ख़ुद ये लिखा, उसकी रीज़निंग भी दी कि कैसे जो गवाह बने हैं शुएब अब्बासी वो गैर कानूनी नहीं बल्कि उनको तमाम प्रोसीजर पूरा करके वादा माफ़ गवाह बनाया गया है, और किस हद तक आप अप्रूवर पे यानी सुल्तानी गवाह के बयान के ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं, उसका जवाब भी, उसकी रीज़निंग भी ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है तफसीली तहरीरी इमरान खान बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़, उसमें तमाम वजूहात बयान की गई हैं। हालांकि इमरान खान साहब के जो अपने मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, उन्होंने ट्रायल कोर्ट में अपना बयान कलमबंद करवाया था कि जो तहाइफ आए थे सऊदी अरेबिया से, जो बुशरा बीबी साहबा इमरान खान साहब को मिले थे, वो तहाइफ तोशा खाना में जमा ही नहीं करवाए गए। तो शुएब अब्बासी साहब का जो स्टेटमेंट वो अपनी जगह पे, लेकिन ब्रिगेडियर अहमद साहब का जो स्टेटमेंट है उसने भी बहुत डैमेज किया इमरान खान साहब का जो मुकदमा था, जो अपना वो दिफा कर रहे थे, बुशरा बीबी साहबा जो अपनी दिफा कर रहे थे। अब हाई कोर्ट की हमने बात की है तो नाज़रीन हाई कोर्ट से मुतल्लिक़ एक और ख़बर सामने आई है, जो कि हमारे साथी असद मलिक साहब ने दी है। उस पर ब्लॉग उन्होंने किया असद मलिक साहब ने, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट नया जजेस का बनाया गया है, जिसमें जजेस के बैरून मुल्क जाने के हवाले से मामलात को रेगुलेट किया गया है कि अगर आपने बाहर जाना है तो आपको NOC हासिल करना होगा, लेकिन अगर आप उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, या फिर आपने की नॉमिनेशन होती है, या आपके बच्चे की कोई ग्रेजुएशन की सेरेमनी है बैरून मुल्क में, तो आपने वहाँ पे जाना है, तो वो इतने ज़्यादा पापड़ बेलने नहीं पड़ेंगे। उसका प्रोसीजर जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट में जो है बड़ा आसान जो है वो रखा गया है। अब असद मलिक साहब ने खबर दी है कि वो जजेस जो कि इन कोड ऑफ कंडक्ट की मुखालफत कर रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि ये तो ऐसे ही है कि जजेस का नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। और आपको याद होगा कि नवंबर के महीने में ही, ग़ालिबन नवंबर था या अक्टूबर का महीना था, जब ये कोड ऑफ कंडक्ट जब मंजूर हुए थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ख़त लिख दिया था कि ये कोड ऑफ कंडक्ट कैसे बनाए गए हैं। उसमें बहुत सारे सवालात, बहुत सारे एतराज़ात मंसूर अली शाह साहब ने उठाए थे उस वक्त जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अभी तो मंसूर अली शाह साहब रिज़ाइन दे के अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होकर घर जा चुके हैं। तो अब नाज़रीन असद मलिक साहब ने अपनी ख़बर में ये बताया है कि जज साहबान ने अब इस मसले का कि इतने पापड़ बेलने के बाद छुट्टी हासिल करना, बैरून मुल्क जाना, उसका हल ये निकाला है कि छुट्टी ली जाती है उम्रे के नाम पर, और उम्रे की अदायगी करने के बाद 2 से 4 दिन 5 दिन वहाँ पे सर्व करने के बाद उसके बाद जज साहबान जो है वो दीगर ममालिक में चले जाते हैं। जो उनकी अदर कमिटमेंट होती हैं, या मुलाकातें होती हैं, या रिश्तेदार होते हैं, या छुट्टियाँ गुजारनी होती हैं, तो दीगर ममालिक में चले जाते हैं। अगर नाज़रीन वाक़ई ऐसा है जैसे असद मलिक साहब ने बताया है, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है कि अगर आप वहाँ से जा रहे हैं और बगैर बताए जा रहे हैं, और ये कोड ऑफ कंडक्ट की फिर वायलेशन में आएगा। आई डोंट नो, असद मलिक साहब की ख़बर जो उन्होंने बताया कि मेरे पास मालूमात हैं, ऐसे उन्होंने ये ख़बर जो है वो डिस्कस नहीं की होगी। इस ख़बर की तफसीलात जो हैं वो पब्लिक ऐसे उन्होंने जो है वो नहीं की। उनके पास डेफिनेटली इस हवाले से जो है वो कुछ ना कुछ होगा। जो उन्होंने असद मलिक साहब ने बात की है कि उम्रे के नाम पे छुट्टी लेके जज साहबान जो है वो दीगर ममालिक में छुट्टियाँ गुजारने के लिए निकल जाते हैं। रात के नाज़रीन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। आदिल राजा, उनका नाम जो है वो कलअदम करार दे दिया गया। 4th शेड्यूल में उनको जो है वो शामिल कर लिया गया। आदिल राजा पे जो कि बरतानिया में मुकीम है पाबंदी लगा दी गई, और ATA जो एक्ट है उसके तहत 4th शेड्यूल में जो है वो आदिल राजा का नाम शामिल किया गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के ज़रिए इस फैसले की मंजूरी दी, और वजारत दाखिला ने इस पर नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि जो आदिल राजा हैं वो उस मुल्क की सलामती यानी पाकिस्तान की सलामती, यकजहती, अमन व अमा के लिए ख़तरा है। अब नाज़रीन जिस सेक्शन के तहत ग़ालिबन सेक्शन 11EE के तहत ये पाबंदी आदिल राजा पे लगाई गई है, और इस पाबंदी से, इस सेक्शन को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो आदिल राजा ने एक ब्लॉग किया था
टीएलपी ने टीटीपी के रहनुमा एहसानुल्लाह एहसान के साथ वो एक सबूत के तौर पे जो है इस पाबंदी के लिए वो इंटरव्यू बना है, सबूत के तौर पे एक डॉक्यूमेंट्स बना है, क्योंकि जो सेक्शन 11E है वो ये कहता है कि अगर किसी शख्स के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो ताल्लुकात हों, वो उसके साथ एफिलेटेड हो, उसके साथ मुंसलिक हो या उसके साथ राब्तों में हो, ये अगर इस्टेब्लिश होता है तो वफाकी हुकूमत उस शख्स को जो है उसका नाम जो है वो 4 शेड्यूल में डाल के उस पर पाबंदी लगा सकती है, उस पर पाबंदी डिक्लेयर कर सकती है। तो जो आदिल राजा साहब ने जनाब ने एहसानुल्लाह एहसान का जो इंटरव्यू किया वो उनके गले पड़ा है, वो इंटरव्यू करना उनको महंगा पड़ा, उस पर ये वफाकी हुकूमत ने कानून के मुताबिक एक्शन लिया है। अब आदिल राजा साहब बरतानिया में हैं, तो बरतानिया से जुड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर लें कि तहरीक इंसाफ बरतानिया कैसे यू टर्न पे यू टर्न लिए जा रही है। नाज़रीन, ब्रेडफोर्ड बरतानिया के शहर में जो एहतजाज हुआ उस पर जो पाकिस्तान की जानिब से बरतानवी हाई कमिश्नर से एहतजाज किया गया, बाकायदा तौर पे डीमार्च जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि ये आपके शहर ब्रेडफोर्ड में जलसा हुआ, इसमें जो सिटीज़न थे जो कि आपके बरतानवी शहरी भी हैं उनकी जानिब से इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू की गई, इश्तियाल अंगेज़ नामुनासिब नारेबाजी की गई और सबसे बढ़ के अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क की आला जो अस्करी शख्सियत हैं यानी फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात हो रही है, उसे जान से मारने की धमकी दी गई, कार बम धमाके में मारने का प्रपोज़ल पेश किया गया कि ऐसे इसको मारा जाएगा। तो वो पाकिस्तान ने एहतजाज किया, बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान ने ना सिर्फ ब्रिटिश हाई कमीशन से एहतजाज किया, बरतानिया के होम डिपार्टमेंट को पाकिस्तान की जानिब से ख़त भी लिखा गया। अब इस डेवलपमेंट के बाद हुआ यह कि बरतानिया ने तो पाकिस्तान से शवाहद मांग लिए, जो कि कल की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी मवाद है वो बरतानिया को फ़राहम किया जाएगा। लेकिन उसके पैरेलल आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तमाम वीडियोज़ जिसमें इस किस्म की नारेबाजी, इस किस्म की धमकियाँ और वो वायरल हो रही थी, पीटीआई यूके के अकाउंट से उन वीडियोज़ को, उन पोस्ट को जो है वो डिलीट कर दिया था। ना सिर्फ उन वीडियोज़ को डिलीट किया था बल्कि एक वजाहती बयान भी पीटीआई यूके की जानिब से जारी किया गया था, जिसमें वो खातून जिसने ये नारे लगाए थे फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़, इश्तियाल अंगेज़, नफ़रत फैलाने वाले, इंतशार फैलाने वाले, अनारकी अफरा तफरी फैलाने वाले, उस खातून से भी लाताल्लुक़ का इज़हार कर दिया था कि इस खातून का तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं और इसके जो ख़यालात हैं वो भी तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी के साथ मुताबिकत नहीं रखते हैं। अब नाज़रीन क्या हुआ, वो जो वजाहती बयान था, वीडियोज़ तो पहले डिलीट कर दी थी और वीडियोज़ डिलीट करते हुए ये कहा गया था कि किसी गलतफहमी से बचने के लिए इन वीडियोज़ को जो है वो हज़फ किया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है और जो अरकान हैं वो गुफ्तगू करते हुए उसमें एहतियात बरतें। ये तलकीन भी की गई थी, ये हदायत भी की गई थी और फिर वो वजाहत, वीडियो तो डिलीट कर दी, उसके बाद वीडियो डिलीट करने के बाद यानी एक यू टर्न तो ये था कि अपने पार्टी के खातून रुकन से लाताल्लुक़ का इज़हार कर दिया, उनके बयानात से लाताल्लुक़ का इज़हार कर दिया, ये यहाँ पे उन्होंने यू टर्न लिया। दूसरा यू टर्न कहाँ पे लिया, जो वजाहती बयान जारी किया था ना कि इस खातून के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, अब उससे भी यू टर्न ले लिया है। वो वजाहती अलाने लाताल्लुक़ी वाली जो पोस्ट एक्स है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिलीट कर दी है, यानी यू टर्न पे यू टर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया है। अब आ जाते हैं सोहेल अफरीदी साहब, जिन्हें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने क्या ज़िम्मेदारी सौंपी है कि जनाब आपने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करना है। तो वो लाहौर पहुँचे, पहला दिन उनका फ्लॉप शो रहा, दूसरे दिन भी कुछ लोग वो इकट्ठे कर पाए। अब इस सारी स्ट्रीट मूवमेंट का मकसद क्या है, मकसद एक ही है, चाहे ज़ुबान पे लाएँ ज़ुबान पे ना लाएँ, लाते भी हैं फिर कहते हैं कि हम ये बात नहीं करते, मकसद एक ही है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई। कल कुछ जज्बाती मनाज़र भी हमारे दोस्तों ने दिखाए, ज़मान पार्क के बाहर शफीउल्लाह जान साहब आप दीदा नज़र आ रहे थे, बड़े इमोशनल वहाँ पे हो रहे थे। चलें, उनके अपनी जज्बाती वाबस्तगी है अपने बानी के साथ, अपने लीडर के साथ, इमरान खान के साथ, लेकिन आपको पूरा वहाँ पे सिक्योरिटी आपको दी जा रही है, आपका तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पे किया जा रहा है। लाहौर का करोड़ों की आबादी का शहर है, कितना बड़ा मजमा इकट्ठा कर पाए, नाज़रीन 10,000 बंदा भी, 5-7 हज़ार बंदा भी किसी जगह पे इकट्ठा नहीं कर पाए। तो दूसरे दिन बेशक तहरीक इंसाफ की असीर क़यादत के ख़ानदानों के साथ मुलाकातें की हैं, ज़मान पार्क गए थे, लेकिन कोई मजमा नहीं लगा पाए, कोई मजमा नहीं लगा पाए जनाब सोहेल अफरीदी साहब। यही तो वजह थी कि लोग नहीं निकले। अब लोगों को घरों से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। लोगों की अगर वाबस्तगी उस तरीके से है तो गाड़ियों के बजाय वो पैदल भी पहुंच सकते हैं, लेकिन लोग नहीं निकले।
लेकिन अब फरीदी साहब ये सारा कुछ जो सरप्राइज़ में लाहौर के दौरे में उनको ये मिला, इन सरप्राइज़ के बाद अब अफरीदी साहब ये कहते हैं कि ये जलसा पेशावर में कर लें और हम जलसा लाहौर में कर लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अफरीदी साहब ने अब तक जितने पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में जलसे किए हैं उसमें कौन सा तीर मारा है? उसमें भी कोई बड़ा तीर नहीं मार सके। वो भी कोई जलसे इतने बड़े मजमे नहीं थे या मजमे इतने बड़े जलसे नहीं थे। खुद ये पार्टी के कारकुनान को, ओहदेदारान को शोकास नोटिस जारी करके पूछ रहे थे कि बताएं कि आप बंदे क्यों नहीं लेके आए, जलसा गाह आप भर क्यों नहीं सके। तो ये सिर्फ प्रोपोगंडा की हद तक तो है तो जी वो जी सोहेल अफरीदी साहब ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, दूसरा दिन भी जो है वो सोहेल अफरीदी साहब का फ्लॉप शो साबित हुआ है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।